देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया था, आर एक रिलेशन है इंटीजर पर, तो आर इज फ्रॉम z टू z गिवन बाय या सच दैट a रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें चेक करने थे 3 पॉइंट। जो ये 3 पॉइंट चेक करने के लिए बार बार बता रहा हूँ ना मैं, ये 3 पॉइंट हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इनके जो नाम होते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, देखा जाए तो हम रिफ्लेक्सिविटी चेक कर रहे हैं जो 12th क्लास का टॉपिक होता है। सबसे पहले रिलेशन को मैं रोस्टर फॉर्म में लिख दूँ, a कॉमा b का ऑर्डर्ड पेयर, वो ऑर्डर्ड पेयर जो a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करते हैं, जहाँ पर a और b दोनों एलिमेंट इंटीजर के सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये तो गिवन रिलेशन हो गया। नाउ फर्स्ट पार्ट हमें चेक करना है कि a कॉमा a रिलेशन को बिलोंग करता है क्या फॉर ऑल a जो इंटीजर्स हैं। ये हमें चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। चेक, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट वी आर गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन है हमें a रिलेटेड टू b कब करता है, जब a स्क्वायर माइनस का 4ab प्लस 3b स्क्वायर क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो a किसको रिलेट करेगा, b को करेगा। इसको एनालाइज करते हैं, इसको थोड़ा सा हम, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ऐसा, a स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस 3b स्क्वायर और माइनस 3ab, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, फैक्टराइज कर रहा हूँ मैं। इन दोनों में से कॉमन अंदर, इन दोनों से कॉमन अंदर, अब दोनों में से कॉमन अंदर, तो देयरफॉर a की वैल्यू 3b बीच में और a की वैल्यू इफ एंड ओनली इफ है ना, तो इसका मतलब ये सिचुएशन तो ट्रू होनी चाहिए। a को y बिलोंग्स टू रिलेशन डेफिनेटली ट्रू, बिकॉज हमने इसको सॉल्व कर लिया। और ये ट्रू कब होता है, जब a b के इक्वल होता है। a b के इक्वल है, b की वैल्यू a है, तो a कॉमा a बन जाएगा। दूसरा मेथड, इफ a कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन, मान लेते हैं ये कर रहा है, देन ये सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को। देख लेते हैं, a का स्क्वायर माइनस b की जगह a डाल दोगे, 4a स्क्वायर b की जगह a डाल दोगे, ये 0 के इक्वल आना चाहिए। 3a स्क्वायर और 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर 0 इक्वल टू, क्या ये ट्रू है, यस, विच इज़ ट्रू। इसका मतलब a कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया। कोई दिक्कत, ऐसा भी कर सकते हैं और जनरलाइज सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन जनरल सॉल्व करने का एक बेनिफिट आगे मिलेगा। a b के इक्वल है, तब ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती है। इसका मतलब अगर मैं इस रिलेशन को लिखूंगा तो इस रिलेशन में जितने भी इंटीजर्स हैं ये तो लिखूंगा ही लिखूंगा, समझ रहे हो, इस टाइप के एलिमेंट तो लिखूंगा ही लिखूंगा, क्योंकि ये कंडीशन तब सॉल्व होती है जब ये और ये दोनों में से और है। इस पे भी सॉल्व होती है और इस पे भी सॉल्व होती है ना, तो ये तो आएंगे ही एलिमेंट। और कौन से एलिमेंट आएंगे, क्या 1,2 एलिमेंट आएगा, नहीं। कैसे पता लगा, क्योंकि a1 है और b2 है, 1 2 के इक्वल नहीं है, और a1 है b2 है तो 1 6 के इक्वल नहीं है। पर 3 और 1 ले लूँ तो ये आएगा, आएगा, क्योंकि b1 है और a कितना है 3, 3 इक्वल टू 3 इंटू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। 6 2 भी आएगा, a की वैल्यू और b की वैल्यू 9 3 आएगा, b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 9 3 है, 3 1 है, a और b है, b और c है, तो a और c नहीं है ना, 9 और 1 थोड़ा ना आएगा इसके अंदर। क्या 9 1 आएगा, चेक करना, a को 9 डालो, b को 1, इक्वल थोड़ा ना आते हैं। और 1 3 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि 1 3 में a1 हो जाएगा और b3, 1 इज नॉट इक्वल टू 9। इसका मतलब 3 1 आ रहा है तो 1 3 नहीं आ रहा, a b है तो b a नहीं है, एक भी फॉल्स मिल गया तो फॉल्स, और a b है b c है और a c नहीं है तो भी फॉल्स। इसका मतलब सेकंड और थर्ड पार्ट फॉल्स हो गए। तो सेकंड पार्ट क्या था, इफ a b बिलोंग्स टू रिलेशन देन b कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन, तो हम कहेंगे नो और देंगे एग्जाम्पल, बिकॉज
देखो इस कंडीशन से मिला ना फ़ायदा। अगर किसी को ये कंडीशन ना मिली फिर तो a इक्वल टू बी है और b इक्वल टू a होगा ही होगा, फिर तो a भी है तो b a हमेशा ही होगा। तो इफ नो बिकॉज 3,1 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट वी कैन क्लियरली सी 1,3, 3,1 चेक करके देख लें बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। 3,1 a की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9, a की जगह 3, b की जगह 1, 4 इंटू 3 इंटू 1, और b की जगह 3, 9 और 3 12 माइनस 12, बट 1,3 नहीं करेगा, चेक करके देखिए। 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 12, और 3 का स्क्वायर 9 3 जा 28 माइनस 16 नॉट इक्वल टू, दोबारा समझाऊँ या आ गया? कौन सा दूसरा मेथड? जैसे ना मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन ना इस मेथड से निकाला था, तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया कि मैंने b की, जैसे ये वाला तो मेरे पास था ही नहीं, हाँ b की जगह ये डाल दिया आपने, और 0 इक्वल हुआ ही, तो मैंने प्रूफ कर दिया कि 0 इक्वल कैसे नहीं हुआ? आपको पता कैसे लगा कि 0 के इक्वल हुआ या नहीं हुआ? a b को बिलोंग करता है तो ये कंडीशन ट्रू है। b a को बिलोंग करेगा अगर b स्क्वायर माइनस 4ba प्लस 3a स्क्वायर 0 के इक्वल आ जाए। अब ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल a और b की स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए हो सकती है। हम कह तो नहीं सकते ना कि ये 0 के इक्वल नहीं होगा, वैसे तो नहीं होगा। ध्यान से देखो, ये 0 के इक्वल है तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा, ये दोनों इंटरचेंज हो गए ना। लेकिन अगर a और b इक्वल इक्वल हो जाए, 1 1 हो जाए, तो उस केस में तो होगा, और 1 1 में तो ट्रू भी होता ही है। तो हम इसको ऐसे कर नहीं सकते, एग्जाम्पल तो देना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। अब थर्ड पार्ट भी कर लोगे। थर्ड पार्ट के लिए हमें ये बात समझ में आ गई कि a और b में रिलेशन क्या है, a थ्राइस ऑफ b है। तो अगर a b बिलोंग करते हैं रिलेशन को, b c बिलोंग करते हैं रिलेशन को, तो क्या a c बिलोंग करेंगे रिलेशन को? तो आंसर इज नो, बिकॉज 9 और 3 ले लेना, 9 3 इसलिए ले रहा हूँ मैं। देखो b को आप 1 लेते हो तो a कितना निकलता है 3, यानी जो b लेते हो a उसका ट्रिपल आता है। अगर आप b को 1 लेते हो तो a कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब a b ले लिया, अब b c लेना है तो b ट्रिपल होगा c का। जब b और c में करोगे तो c को 1/3 लेना पड़ेगा, और ये जो सेट था इंटीजर्स का था, इसलिए मैंने a को सफिशिएंटली बड़ा ले लिया। 27 ले लो, 27 9 बिलोंग करेगा डेफिनेटली, और 9 3 करेगा। पर 27 और 1 3 थोड़ा ना करेगा, ये थोड़ा ना करेगा। 9 3 करेगा, 3 1 करेगा, बट 9 1 नहीं करेगा। चेक करके देखें, 9 का स्क्वायर 81, 4 इंटू 9 इंटू 1 36, और 3 इंटू 1 स्क्वायर, क्या ये 0 के इक्वल आ जाएगा? नहीं आएगा। 9 3 करेगा डेफिनेटली, पुट करके देखना, और 3 1 करेगा, वो भी करेगा। करके दिखाऊंगी आगे समझ में, ठीक है। और कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं कल भी सिखा रहा था, अभी टाइम है, अभी उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो, आपने a स्क्वायर माइनस का 4ab प्लस 3b स्क्वायर को इक्वल टू 0 करके बेसिकली तो पहले इसको फैक्टराइज किया, फिर 0 के इक्वल करा ना, क्या नहीं? इसके फैक्टर्स बना लिए हमने, और फैक्टर्स क्या मिल गया हमें? a माइनस 3b, और कोई दिक्कत? ये हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। क्या ये 9th क्लास के RS अग्रवाल के क्वेश्चंस नहीं है? ये NCERT क्वेश्चन या RD शर्मा के 8th और 9th क्लास के, जहाँ पर लिखा होता है फैक्टराइज, और कोई भी वो एक्सप्रेशन दे देता है कि नहीं है? जैसे तुमने बचपन में ऐसे क्वेश्चन करे होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसको फैक्टराइज कर दो, दिस एंड दिस, ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब फैक्टराइज हो गए, हाँ या नहीं? ये ऐसे डिफिकल्ट लेवल वाले भी किए होंगे, हाँ या नहीं? इसमें एक्सट्रीम डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन ऐसे होते थे कि यहाँ पर मान लो मैंने क्या कर लिया, 8y कर दिया, तो अब माइनस कॉमन लूँगा, वाई स्क्वायर प्लस 8y, तो कितना रह गया 16, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कितना, अब इसको 4 प्लस 16 में ब्रेक किया, अब फिर ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया, और वो बन गया y प्लस 4 का होल स्क्वायर। समझ भाई बात? अब इनमें जो ये नंबर्स होते थे, ये नंबर स्पेशल होंगे या नहीं होंगे? ये नंबर पर्टिकुलरली स्पेसिफिक स्पेशल नंबर्स दिए जाएंगे, जिनसे हम क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। मैंने आज तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, जो बच्चे डाउट पूछते हैं, या मैंने भी बुक्स में जो देखे हैं,
सब में मैंने एक बात नोटिस की कि जो भी आपका क्वेश्चन दिया होता है वो कहीं ना कहीं से सॉल्व तो हो ही रहा होता है ना, और वो बच्चे के लेवल पर सॉल्व हो रहा होता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होता है। अगर मैं यहाँ पर 7 कर दूँ, अब तो नहीं बन पाएगा, अब तो मुश्किल हो जाएगा। आप इसकी बात कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसको फैक्टराइज कैसे करोगे? यहाँ पर 1 है, अब फैक्टराइज करना दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये ए और बी के अंदर ऐसा कुछ है जिसको हमने फैक्टराइज कर दिया। कल भी तो सेम सिचुएशन थी, लेकिन कल फैक्टराइज नहीं हुआ था, याद हो तो? कल भी तो सेम ही सिचुएशन थी, यहाँ 3 था। देखो अगर मैं यहाँ माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा फैक्टराइज, क्योंकि प्रोडक्ट करके 4 चाहिए और प्लस का 4, तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, और दोनों माइनस ही लूँगा। तो या तो यहाँ 5 कर दो, 4 और 1 5, और या फिर यहाँ माइनस कर दो तो एक प्लस का और एक माइनस का आ जाएगा, 4 - 1 3। समझ में आई? बट ऐसा कुछ नहीं था। अब इस वाली प्रॉब्लम में और इस वाली प्रॉब्लम में क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं। कल सिखाया था ना, एक्सरसाइज है एक इजी और एक हार्ड। ये इजी एक्सरसाइज थी और ये हार्ड एक्सरसाइज है, पर करना तो होगा ही। अब हम एक मेथड ऐसा सीख लेते हैं, जनरल मेथड, जिसमें हम नंबर्स पर स्पेसिफिक नहीं होंगे। मतलब हम नंबर पर रिलाई नहीं करने वाले कि अच्छा आसान नंबर दोगे या टीचर बता देगा इसको ऐसे ऐसे कर ले, या हम परफेक्ट स्क्वायर की टेक्निक लगा देंगे और तो ही हमारे क्वेश्चन होंगे, हमें आसान ही क्वेश्चन मिलेंगे, हम उस पर नहीं जा रहे हो। अब वो हमारे लिए जो वेरिएंट है वो पैसिव हो गया। अब हम इसको जनरल मेथड से सीखेंगे, तो आपके पास कोई भी आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हो, इवन इसको भी। अब किसी को फैक्टराइज आता है, फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल मेथड। अब जनरल मेथड से मैं इसी को सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आप उसको उस पर अप्लाई कर लेना, सेम बात है। इसको देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस का 4ab प्लस का 3b स्क्वायर। अब मैं इसको ऐसे समझ लेता हूँ, 4a स्क्वायर माइनस 4ba प्लस 3b स्क्वायर। ठीक, अब ये कुछ ऐसे दिख रही है जैसे आपने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी हो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 सॉल्व करा ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना मतलब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ये तो कहीं नहीं गया 2a वाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो आप कर ही लेते हो किसी भी क्वाड्रेटिक में। क्या ये क्वाड्रेटिक जैसी दिख रही है? इसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस सपोज y वेरिएबल में लिख लेता हूँ, y स्क्वायर प्लस y, क्या लिखे यहाँ पर, कोई भी अल्फ़ा ले लेता हूँ, m ले लेता हूँ और n। ठीक, m क्या चीज़ होती है? कांस्टेंट, जो कोफिशिएंट ऑफ y है, और n क्या है? कांस्टेंट टर्म, और इसका कोफिशिएंट 1 है। ये a वेरिएबल में क्वाड्रेटिक दिख रही है, ये वाली क्वाड्रेटिक किस में दिख रही है? a में। ये क्वाड्रेटिक किस में है? y में। अगर मैं कंपेयर करूं तो अच्छा यहाँ पर p ले लूं, ये एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैंने y में लिखी है तो मैं y में लिख रहा हूँ, और a की जगह p है, b की जगह m है और c की जगह n है। अब कंपेयर करो तो p की वैल्यू कितनी है? 1, m की वैल्यू, मतलब b मेरे लिए कौन है? अननोन, वेरिएबल नहीं है, एज ए आर्बिट्री कांस्टेंट है। जैसे आपने 10th क्लास में ये इक्वेशन सॉल्व करी हैं या नहीं करी है? अब a कितना होता था? 1, b कितना होता था? 2k। इस बार b नंबर नहीं है, 2k है, k कोई अननोन है, जो k की औकात है वही यहाँ पर b की औकात है, और c क्या है? माइनस k स्क्वायर। अब यहाँ n कौन है? 3b स्क्वायर, पूरा n है, कांस्टेंट। समझ में आ गई बात? तो अगर मेरे सोचने की बात है, अगर मैं इसको a में क्वाड्रेटिक सोच लूँ तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा दूंगा, है कि नहीं है? और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब लगाऊंगा तो a की वैल्यू निकलेगी सीधा सीधा माइनस ऑफ b कितना है? माइनस 4b, तो प्लस का प्लस माइनस b स्क्वायर, तो माइनस 4b का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? माइनस का 4, a कितना है? 1, c कितना है? डिवाइड बाय, कोई डाउट? समझ में आ गई बात? 16 में से 12 गया तो 4 का बाहर, 2b स्क्वायर का b, 2 कट गया ऊपर नीचे से, क्या बचा? टोटल 6b हो गया एक तो बाई 2, और एक कितना हो गया? तो कितना आ गया? 3b, और ये वैल्यू किसकी आई? तो एक वैल्यू है a की 3b और दूसरी वैल्यू क्या है? इसका मतलब a माइनस, और इसका मतलब
नहीं समझे? तो मतलब नाउ, और एक और तरीका भी था, एक दूसरा, अगर मैं इसको बी में क्वाड्रेटिक मान लूँ तब भी क्या जाता है? अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, उसको पहले लिख दिया उसको पीछे लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ता है? अब ये किस में क्वाड्रेटिक है? बी में। बी में मैं मान रहा हूँ, है तो ए में भी, तो बी की वैल्यू सेम, बी का कोफिशिएंट -4 है, जो भी बी के साथ है वो वेरिएबल नहीं है अब, +4 है, प्लस माइनस 16a² -4 3 12a², ये तो कांस्टेंट ही है, डिवाइड बाय 4a, 2a हो जाएगा ना, 4 का बाहर, 6/6a और 2a a/3, तो b a के इक्वल है और b a/3 है। b अगर a/3 है तो a 3b हो गया ना, दोनों से सेम आंसर आया या नहीं आया? अब हमारी लिमिटेशन ख़त्म हो गई या नहीं हुई? मतलब अब बुक वाला, ये तुम्हें याद है ऐसा क्वेश्चन 9th क्लास में देता है वो फैक्टराइज करने के लिए, ये क्वेश्चन आता है, और अब 9th क्लास के अंदर 2.5 का 2.5 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यही होता है, 2 × 2x × y + 2y का होल स्क्वायर, और इसको आप लिख देते हो x + 2y का होल स्क्वायर, और 2 बार लिख देते हो। याद है या नहीं है? अब ये तो स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, यहाँ पर 4 और 4 दे दिया, जिस दिन यहाँ पर 7 दे दिया तो बच्चा रोने लग जाएगा, मैं नहीं करता। अब कैसे करेगा बच्चा? सोचो कैसे करूँगा, तो बनता ही नहीं। अब तो क्या अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो? हम तो क्या सिखाया भाई, अब तो कर ही लेंगे। अब हम नंबर्स पर स्पेसिफिक नहीं है, अब हम किसी भी क्वाड्रेटिक को 2 वेरिएबल में सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिसमें x और y 2 वेरिएबल हैं। तो देखना आप उसको कैसे करोगे, x² प्लस का 7xy प्लस का, तो x = -7y, x का कोएफिशिएंट 7y, प्लस माइनस 49y², 7 28y² डिवाइड बाय 2, कितना बचेगा? जो भी बचेगा 21y²। तो फिर x और y के अंदर रिलेशन आ गया। अब आप इसके रूट्स निकाल सकते हो या नहीं? अब आप निकाल सकते हो। 11th क्लास का बच्चा ही निकाल सकता है अगर सोचे तो, 10th वाला नहीं निकाल सकता। और यही टेक्निक उस पर लगाना, तो यहाँ क्या करोगे, 16y² माइनस 16y², तो 0 ही हो गया। तो x = -2y, 2 बार आएंगे ना, तो x + 2y, तो वही तो वहाँ बनते थे। तो उसका स्पेसिफिक केस हो गया ना। तो अब आपको जनरल कंसेप्ट समझ में आ गया या नहीं आया? अब जो कल मैंने दिया था उसके अंदर वही प्रॉब्लम थी, बाय चांस वो क्वेश्चन आ गया, लेकिन सही है वो क्वेश्चन आ गया, एक नई चीज़ सीखने को मिल गई। अब उसमें था मेरे पास a² 3ab प्लस 4b²। अब इसके डायरेक्ट फैक्टर नहीं बनते, अब ऐसे ही बना लो, a की वैल्यू निकाल लो, प्लस 3b प्लस माइनस 9b², 16 आ जाएगा ना, डिवाइड बाय 16b²। क्लियर हुआ? इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो माइनस का 7b² आया या नहीं आया? इसका जो डिस्क्रिमिनेंट d होता है, और b² आपको पता है हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही हो सकता है b की किसी भी वैल्यू के लिए। स्क्वायर नेगेटिव होता नहीं है, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो सकता है। 2 केस पॉसिबल हो गए, या तो b 0 होगा या फिर b ग्रेटर दैन 0 होगा। अगर तो b 0 है तब तो ठीक है, अदरवाइज b 0 के इक्वल नहीं है तो b का स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 होगा। b चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, -1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर, दोनों का ही पॉजिटिव है। तो पहले ये वाला केस लेते हैं। अगर ये केस है, यानी कि b ≠ 0 वाला केस है, 0 को छोड़कर, तो ये b² पॉजिटिव, 7 से मल्टीप्लाई पॉजिटिव, लेकिन बाहर रख गया नेगेटिव, तो क्या आएगा? तो यहाँ क्या बोलोगे, नो रियल रूट्स। अब इसके रियल रूट्स ही नहीं है तो ये छोड़ दो। फिर सेट कौन सा था हमारा? रियल का सेट था, या इंटीजर्स का था, या किसका भी था? जिसका भी रियल का भी था। तो यहाँ से तो a की वैल्यू किस में आएगी? रियल तो आई नहीं a की वैल्यू। इसका मतलब देयर इज नो रियल फैक्टर। वो फैक्टर इमेजिनरी फैक्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में सीखेंगे, निकल जाएगा इमेजिनरी फैक्टर भी, लेकिन अभी नहीं सीखेंगे। अब b = 0 का केस रह गया। अगर b 0 हो गया तो d कितना आ जाएगा? 0। ये 0 आते ही क्या बचा? 3b/2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? हाँ मतलब 0 ही आ गई, बिल्कुल b 0 ही आ गया। 0 यहाँ भी तो डालूंगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? तो a 0 और
बी ज़ीरो, तो जो वो रिलेशन बनेगा वो सिर्फ एक ही बनेगा, दैट इज 0,0 का ऑर्डर पेयर, क्योंकि इसका कोई भी फैक्टर नहीं बनता। यानी ए और बी का ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जो इसको क्या करता है, सेटिस्फाई, एक्सेप्ट वन, दैट इज 0,0। दिस रिलेशन इज अ सिंगलटन 0,0, और 0,0 सेट में था, मतलब 0 उस सेट में था, रियल नंबर का सेट था तो 0 था। अगर नेचुरल नंबर पर होता तो एम्प्टी रिलेशन हो जाता। अब रिफ्लेक्सिव मतलब ए बिलोंग करेगा रिलेशन को, ऑब्वियसली नॉट। 1,1 कहाँ कर रहा है, 2,2 कहाँ कर रहा है, सिर्फ 0,0 ही तो कर रहा है, और सेट में 0 थोड़ा था, सेट तो बहुत बड़ा था, तो ए सबके लिए तो नहीं कर रहा। अब क्या, अब दूसरा था, इफ़ ये पूछा था इफ़ ए बी बिलोंग करता है रिलेशन को तो क्या बी ए करेगा। अब इसमें आप क्या कहोगे, यस कहोगे। रीज़न देखो, ए बी वाले पेयर है कहाँ, एक ही है, आप कुछ भी कह लो, इसी को ए बी मान लो, तो बी और ए इक्वल ही हैं, तो ए और बी उल्टा भी इक्वल ही आएगा। ये कब नहीं करता, जब आपको जैसे अब 3,1 मिला और 1,3 नहीं था, जैसे मैंने एग्जाम्पल से समझाया था। तो एग्जाम्पल दो ना, इसमें कोई एग्जाम्पल मिलेगा ही नहीं आपको। ऐसे ट्रांजिटिव में भी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है और ए सी बिलोंग, पहले दो ही नहीं कर रहे जब, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो गिवन कंडीशन जब ट्रू नहीं होती तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू मानी जाएगी। जैसे फाई सबसेट है सभी सेट का, कोई प्रूव करना चाहे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी कि फाई नहीं है, इस बात को लेकर चलूंगा तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, तो मानना पड़ेगा कि फाई है। क्लियर हुआ, ठीक है भाई। तो अब इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखना, और कौन सा लिखवाया था, ये कौन सा है, थर्ड। अभी मैंने कौन सा कराया था डिस्कस, सेकंड देखते हैं। एग्जाम्पल 2, लेट आर बी योर रिलेशन, किस सेट पर था, तो इंटीजर्स टू इंटीजर्स सच दैट ए कोमा बी किसको बिलोंग करता है, रिलेशन को कब करता है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के, और ए भी इंटीजर को बिलोंग करते हैं। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। अब हमें चेक करना था वही बातें, ठीक है। पहली बात, क्या आंसर आया, ए कोमा ए क्या रिलेशन को बिलोंग करता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए, तो हमारा आंसर आएगा किसका आया था, नो किया नहीं, क्यों नहीं किया भाई, नहीं हुआ, ट्राई नहीं किया, क्यों ट्राई नहीं किया या हुआ नहीं, इसका आंसर आएगा नो। ए कोमा ए रिलेशन को बिलोंग करता है क्या, जितने भी ए कौन से हैं, इंटीजर्स हैं। 1,1 बिलोंग करता है, 2,2 करता है, 3,3, 4,4 कोई भी नहीं करता। 1/√2 1/√2 करता है, जो इंटीजर में ही नहीं है। देखो जब आप a, बिलोंग टू रिलेशन कराओगे तो b की जगह a ही रखा हुआ है, तो यहाँ पर b की जगह क्या रख देंगे, a, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना आएगा, 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर 1 का मतलब a स्क्वायर 1/2, a स्क्वायर 1/2 का मतलब a की वैल्यू 1/√2 विद प्लस एंड माइनस, तो अल्टीमेटली 1/√2 1/√2 से रिलेट करता है, -1/√2 -1/√2 रिलेट करता है। सिर्फ दो ही a नंबर ऐसे हैं जो अपने आप से रिलेट करते हैं, और कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेट नहीं करता, क्योंकि दोनों के स्क्वायर का सम कितना चाहिए, 1, और वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब 1/√2 1/√2 हो। नहीं आया समझ में, तो ये नहीं होगा। हमें एक एग्जांपल ही देना था, दैट्स इट। अगर मैं रियल नंबर ले लूँगा तब होगा क्या, तब भी नहीं होगा। अगर मैं रियल नंबर ले लूँ यहाँ पर तो 1/√2 आएगा, लेकिन एक एलिमेंट के आने से थोड़ा होता है, सबका ही होना चाहिए, और सब तो नहीं हो रहे हैं। चलें आगे, इफ़ a, b रिलेशन को बिलोंग करे तो देन b, a करेगा, बिल्कुल करेगा। प्रूव करूंगा फिर मैं इसको, या मुझे आप एक एग्जांपल दे दो जिसमें a भी तो करता हो लेकिन वही b ना करता हो। हाँ ठीक है, इसने बोला 1 0, यानी a 1 है और b 0 है। 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर गया, मतलब 1 0 तो बिलोंग कर गया। अब b a क्या बनेगा, 0 1, ये बिलोंग नहीं कर रहा, चेक करा तूने, फिर जो नहीं हमें किसका देना है, तो फॉल्स है ही नहीं तभी नहीं मिला ना, फॉल्स नहीं है तभी तो नहीं मिला ना। सही है, क्या कह रहे हैं,
भाई ट्रू के तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, ट्रू के एग्जांपल क्यों ढूंढ रहे हैं? ठीक है, इंटीजर के रियल नंबर के लूँगा तो इनफाइनाइट मिल जाएंगे एग्जांपल्स। अरे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ध्यान से देखो। ए और बी को आप वैसे सोच लो ना, साइन स्क्वायर को इनफाइनाइट वैल्यूज मिल जाएंगी। ए कोमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है, देन ये प्रूफ करके दिखाता हूँ, ट्रू है तो प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। सिंस ए कोमा बी बिलोंग टू रिलेशन, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? क्या मैं इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ? इस स्टेप में और स्टेप में क्या डिफरेंस है? कॉम्यूटेटिव लॉ इन एडिशन इज ट्रू। एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ ही तो लगाया है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ऐसे वो 6th 7th 8th क्लास के अंदर आती नहीं है प्रॉपर्टीज, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इंटीजर्स पे, और हम कहते हैं क्या बदतमीज का कुछ यूज़ भी हो रहा है। अरे यूज़ हो रहा है ना, यहाँ यूज़ हो रहा है और हम उसको लिखते ही नहीं है बेचारे को। हम कहाँ लिखते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ इन एडिशन, और लिख दिया तो टीचर कहेगा कौन सा अंग्रेज आ गया, हमें पता है सब, है कि नहीं है? तो ये सिर्फ लिखवाने की किताबों में छपाई है बस इसकी। अब बच्चा हाँ? आप इसको लिखते थे, आज तक लिखा या नहीं लिखा? यूज़ ही नहीं हुआ। 10th क्लास में यूज़ तो हुआ होगा, 10th क्लास में यूज़ हुआ होगा। ए प्लस बी और बी प्लस ए कहीं ना कहीं तो इक्वल आपने करे होंगे। हाँ, मैंने समझा दिया, आपने कभी लिखा नंबर टीचर ने कट करे? नहीं करता। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि नहीं लिखना होता, इसका मतलब ऑब्वियस है। अगर आप लिख दोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके पूरे नंबर दे रहे हैं। अगर वो इसके नंबर काटेंगे तो वो नंबर कंपनसेट करने के लिए देने चाहिए। मतलब हाँ, देखा जाए तो इसमें 3.5 नंबर मिलने चाहिए अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने हाफ मार्क्स के लिए वो स्टेप नहीं लिखा कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर मैं कॉम्यूटेटिव लॉ लिखूंगा तो मुझे हाफ मार्क्स मिलकर पूरे 4 मिल जाएंगे, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता। मतलब हमें 4 दे देते हैं। मतलब ये बात हमें खुद पता होनी चाहिए कि ये तो इक्वल है, रीज़न कॉम्यूटेटिव लॉ है। हम ना लिखे तो वो कहते हैं इतनी छोटी छोटी बातें हैं, कोई बात नहीं आप छोड़ दो, 11th क्लास में हो गया आप। लेकिन इस बात से, इतनी छोटी सी बात से ये बात समझ में आ गई कि बी कोमा ए बिलोंग करेगा रिलेशन को। वही कैट वाली बात, मैं एक ही बात के पीछे बढ़ जाता हूँ। जैसे मैंने कहा था ना, यहाँ पर एक सेट है एक्स, एक्स जो प्रॉपर्टी दिया उसको सेटिस्फाई करता है तो उसके अंदर आएगा। अब यहाँ पर ए और बी में क्या था कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1 होना चाहिए। सपोज करो कि 3 का स्क्वायर, ठीक है, सपोज करो कि m का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर 1 है, तो मैं कह सकता हूँ कि m और t बिलोंग करेंगे रिलेशन को। लेकिन एक शर्त और है, m और t दोनों इंटीजर्स भी होने चाहिए, है ना? 2 चीज़ें हैं, अगर x और 2 बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को तो आप ये कह दोगे कि x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 होगा। ये दिया हुआ है तो आप ये कह दोगे, और x और 2 x इंटीजर होगा। और दूसरी बात कि 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है तो आप कह देना कि 2 और y क्या करेंगे, इसका मतलब इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय। कंडीशन ऑफ रिलेशन एलिमेंट ऑफ रिलेशन दे देता है, एलिमेंट ऑफ रिलेशन कंडीशन को इंपोज कर देता है। Just same like if 3 points are collinear then their area is 0. If area obtained after putting the 3 points in the formula of area is 0 then the 3 points are said to be collinear. तो वो ये क्वेश्चन आता था ना, for what value of k the points are collinear, तो आप एरिया को 0 करके k निकालते थे। और फिर ये क्वेश्चन आता था ना, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और आंसर आपने एरिया निकाला 0 निकल गया, तो आप क्या कंक्लूड कर देते थे कि जो तीनों पॉइंट थे वो कोलिनियर थे या नहीं थे। यानी एक बार आपने एरिया निकाल दिया और बोल दिया कि कोलिनियर है, एक बार आपको कोलिनियर दिया था तो आपने कह दिया कि एरिया क्या होगा 0। 2 अलग अलग बातें हैं लेकिन जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई हैं? इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय। एरिया 0 मतलब कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एरिया 0। बिलोंग टू रिलेशन मतलब कंडीशन, कंडीशन मतलब बिलोंग टू रिलेशन। अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन को तो कंडीशन अप्लाई मानेगा, और कंडीशन मानता होगा तो बिलोंग करेगा। हमें इसमें क्या चेक करना था? कंडीशन मानता होगा तो बिलोंग करेगा। कौन कंडीशन मानता होगा? ए कोमा ए, तो बी की जगह यहीं रखकर मैंने चेक करा के देखा कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 होना चाहिए, तो 2 ए स्क्वायर 1 होना चाहिए, तो ए स्क्वायर 1/2 होना चाहिए, तो ए 1/√2 होना चाहिए। तो ए की सिर्फ एक वैल्यू के लिए मानता है, और यहाँ पर 4 वाले पूछा हुआ है। जब ए की 1/√2 की वैल्यू के लिए ही ये रिलेट करेगा तो बाकियों के लिए नहीं करेगा। मिल गया ना आंसर। तो 1,1, 2,2, 3,3 किसी के भी नहीं करेगा। चेक करके देख लो, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 1। बहुत इजीली एग्जांपल, दिमाग में ये सोचना आना चाहिए। दूसरी बात, अगर ए भी रिलेट करेगा
तो बी ए करेगा या नहीं करेगा ये चेक करना है। अगर ए भी रिलेट कर रहा है तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होगा। क्या मैं इससे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अब ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि बी और ए में भी वही लग रही है जो ए और बी में होती, तो बी कोमा ए बिलोंग कर जाएगा। नहीं आया समझ में? अभी देखना, अगर मैं यहां पर माइनस कर दूं तो ए भी बिलोंग करेगा, तो यहां पर क्या अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकता हूं? तो यहां माइनस लिखना पड़ेगा। अब तो नहीं करेगा, लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं करते हम। अब ये नहीं कर रहा ना, तो अब एग्जाम्पल देना पड़ेगा, और अब एग्जाम्पल ध्रुव मिल जाएगा। अब 1 0 का काम करेगा। एग्जाम्पल चेक करके देख, 1 और 0 कर रहा है ना, लेकिन 0 1 नहीं करेगा क्योंकि -1 देगा। मुश्किल नहीं है, लेकिन जो चीज़ ट्रू है उसको एग्जाम्पल से नहीं प्रूव कर सकते, और जो चीज़ फॉल्स है उसको बिना एग्जाम्पल के नहीं कर सकते। फॉल्स में एग्जाम्पल जरूरी है, ट्रू में प्रूफ जरूरी है। तो हमें प्रूफ भी सीखना है और एग्जाम्पल भी सीखना है। अब यहाँ से मैं कहूँगा कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर B1 आ गया, और यहाँ से मैं कहूँगा कि बी कोमा ए किसको बिलोंग कर गया, तो देयरफॉर इट इज ट्रू। समझ में आया? ये प्रूफ हो गया। अब तीसरा पार्ट, ए भी अगर करेगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 होगा, बी सी करेगा तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर 1 होगा। क्या ए स्क्वायर और सी स्क्वायर का सम B1 होगा? पहली बात, आपके दिमाग में कुछ एक इंट्यूटिव एक आइडिया जरूर आ जाना चाहिए कि ए बी अगर बिलोंग करता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, और बी सी करता तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ए सी बिलोंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? स्टार्टिंग में फील क्या आती है? एक स्टार्ट नहीं आती है ना, मतलब ये फील आती है कि नहीं करना चाहिए। जिसके माइंड में ये फील आती है ना कि ये बिलोंग नहीं करना चाहिए, बहुत सही सोच रहा है, क्योंकि ये स्पेसिफिकनेस पे चला गया। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दो चीज़ों के स्क्वायर का सम 1 है, फिर बी और सी की चीज़ों का स्क्वायर का सम 1 है, तो ए और सी का 1 ना भी हो क्या फ़र्क पड़ता है? जो बी है वो एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है कि ए स्क्वायर के साथ एंड होने पर और सी स्क्वायर 1 बना रहा है, लेकिन ए और सी तो अलग अलग होंगे ना। 1 0 0 1 बन गया, दिमाग में ही आ जाना चाहिए एग्जाम्पल। 1 और 0 बिलोंग करता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 1 होता है। उस फैमिली में आएगा या नहीं आएगा? हमारी फैमिली में बिलोंग करने के लिए आपको दो बच्चों को उनके स्क्वायर का सम 1 देना पड़ेगा, तो 1 0 हमारी फैमिली में आएगा। 0 1 भी हमारी फैमिली का ही बच्चा है, क्योंकि 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर भी 1 है। तो ए और बी मिल गया, बी और सी मिल गया, लेकिन 1 1 हमारी फैमिली का नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गया। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो 1 नहीं आता, वो तो 2 आता है। नहीं आई बात समझ में? अब जो बच्चा ये एग्जाम्पल नहीं सोच पाया वो गया फिर। अब आप इसको प्रूफ करने की सोच लो। चलो, प्रूफ भी नहीं होएगा, प्रूफ तो हो ही नहीं सकता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होएगा, क्योंकि ए किससे रिलेट करता है? बी से। बी रिलेट करता है सी से, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो क्या ए सी से रिलेट करता है ये चेक करना है। इनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कुछ नहीं बनता। सब्ट्रैक्ट करोगे तो सी माइनस का हो जाएगा, और ऐड करोगे तो बी स्क्वायर फालतू में आ जाएगा। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए। प्रूफ तो किसी ने मान लो बाई चांस कर भी दिया, तो मैं कॉन्ट्राडिक्शन दे दूंगा ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन दे दूंगा, उसका प्रूफ माना ही नहीं जाएगा कि नहीं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो अब इसमें एग्जांपल और बन सकते थे, बता। 1 0 और 0 -1, तो 1 और -1 नहीं करेगा, ठीक है। और कोई एग्जांपल बन सकता है? -1 0, और कोई एग्जांपल बन सकता है? 0 1 और 1 0, तो 0 0 भी नहीं करेगा। 0 1 ले लें और 1 0 ले लें, तो 0 0 भी नहीं करेगा। कितने एग्जाम्पल बन जाएंगे? बहुत सारे बन जाएंगे। तो क्या रीज़न आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, किसका ठीक था? ठीक था, यही किया था। एग्जाम्पल मिले थे क्या ऐसे? बस एग्जाम्पल तो एक भी काफ़ी है, एक तो सही था। क्या किया था? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था, अच्छे से हो गया था। अब समझ में आ गया नहीं आया? तो मुझे एग्जांपल ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है भाई 12th में नहीं होएगी, 11th में रख लो प्रॉब्लम्स, 12th में नहीं होएगी। कितनी अच्छी बात है, 11th में होने दो, तो अभी तो सोचने का टाइम है। चलो, R A to A है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन दे रखा है, रिलेशन A to A पर है। इसमें ना देखो, आपके लिए बना दिया ये कि ठीक है, सोचना ही नहीं, आपको सीधा सीधा रिलेशन के एलिमेंट्स ही दे दिए हैं, इसी को देखकर बता दो। इससे तो आसान क्या ही मिलेगा। 2 1 है, और कौन है? 3 2। ये दे रखे, वो पूछ रहे हैं पहला पार्ट,
ए सेट क्या दे रखे हैं 1 2 3। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि चेक करके बताओ ए कोमा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन को फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। चेक ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ये तो शायद सबको समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं, ए सेट ए को बिलोंग करता है और ए सेट में 1 2 3 है, तो ए कोमा ए बिलोंग करता है रिलेशन को 1 1 1 होना चाहिए, 2 तो 2 2 और 3 3, 1 1 2 2 3 3। अगर एक भी हटा दूं मैं, कोई एक हटा दूं तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करें? प्रूफ थोड़ा ना करना है, दे रखा है भाई, इसमें तो ट्रू लिख देना है, प्रूफ कौन करेगा इसको? सेकंड पार्ट, सेकंड ए बी है तो बी ए है क्या? देखना, देखो 1 2 दिखा तो 2 1, 2 3 तो इसके लिए कौन देखेगा? ये तो दोनों इक्वल हैं, तो बी ए तो एक ही बात रहेगी, है कि नहीं है? ठीक है, अब तीसरा ए बी है बी सी है तो ए सी है क्या? देखो इन दोनों से देख लो, 1 2 है और 2 3 भी है, बी वही होना चाहिए 2, कोई अलग ले आओ बी तो 1 3 नहीं है, 2 1 है, 1 2 है, 2 2 है, वो तो है। और कहीं से देखें, और कोई नहीं मिलता। हाँ और कोई नहीं है, एक से ही फॉल्स हो रहा है ना, तो मिल तो गया ये वैसे। 1 2 है और 2 3 है तो 1 3 नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक भी है। ठीक है, बताना एक बार, अगर मैं एक और रिलेशन ले लूँ इसी पर 1 2 3 पर, और रिलेशन लिया मैंने 1 1 2 2 3 3 1 3, ए कोमा ए वाली कंडीशन तो ट्रू, सेकंड फॉल्स क्योंकि 1 3 है और 3 1 नहीं है, थर्ड वाली ट्रू है या फॉल्स है? थर्ड वाली एग्जाम्पल दो। 2 2 3 3 2 2 3 3, हाँ 2 2 3 3 कैसे? ए बी बी सी, ए सी होना चाहिए ना। हाँ बताओ, आपने कहा फॉल्स, तो मतलब ये दो मेरे को एग्जाम्पल, दो एलिमेंट दे दो जो बिलोंग करते हो, तीसरा ना करता हो, है? दो एग्जाम्पल दो, बताओ बताओ। नहीं है, फॉल्स नहीं है, ट्रू है। नहीं बनेगा एग्जाम्पल, है ही नहीं, जब एग्जाम्पल कहाँ से मिल जाएगा? देखो चेक करके दिखाता हूँ, सभी तसल्ली करके दिखाता हूँ। ये ए हो गया मान लो और ये बी हो गया। अब बी से ही ऑर्डर पेयर स्टार्ट होना चाहिए, कोई 1 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो, ये स्टार्ट हो रहा है बस। तो 1 1 है, 1 3 है, तो क्या होना चाहिए? 1 3 होना चाहिए। 1 3 तो है ही नहीं, ये 1 3 है तो सही, दोबारा थोड़ा लिखा जाएगा, एक सेट पे दोबारा थोड़ा लिख जाते हैं, कहीं लिख दो 1 3 नहीं है, ये कहाँ से था फिर? तो 1 3 तो है ही, चेक हो गया। 2 2 है, 2 से कहीं स्टार्ट ही नहीं हो रहा, 2 से तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, छोड़ दो फिर। 3 3 3 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, 1 3 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 3 तो 1 3 ही बचा और वो उसके अंदर ही है, तो है ये। तो सर हमें क्या प्रूफ करना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है? हमें चेक करना था ट्रांजिटिव है या नहीं है, हमारा आंसर है। क्यों एग्जाम्पल ही नहीं दे पाए आप? एग्जाम्पल था ही नहीं। तो दिस इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट ए बी बिलोंग्स टू आर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन बिलोंग्स टू आर। ये ना चांद तारों की बात की जा रही है। अगर इफ का मतलब समझते हो, यदि ऐसा होता तो वैसा होता, यदि ए बी बिलोंग करता है और बी सी बिलोंग करता है तो ए सी पक्का करता है। यदि ए बी बिलोंग करता है और बी सी करता है तो गारंटेड ए सी करता है, तो ये ट्रांजिटिव है, ट्रू है। ये फॉल्स कब होता है? ये फॉल्स तब होता है जब ए बी करता है और बी सी करता है पर ए सी नहीं करता, ए सी बिलोंग नहीं करता, तो ये फॉल्स हो जाता है। हाँ है ना, वही बात है, बी सी नहीं है ना इसके अंदर, इसको वॉइड सिचुएशन कहते हैं। 12th क्लास के अंदर एक क्वेश्चन है, x इज वाइफ ऑफ y, x इज
वाइफ ऑफ वाई, एनसीईआरटी का। और एक सेट है एस, सेट ऑफ पीपल इन लोकेलिटी, सेट ऑफ ऑल पीपल इन अ पर्टिकुलर टाउन। ठीक है, पानीपत में जितने भी लोग रहते हैं उनका कलेक्शन एक सेट है एक पर्टिकुलर टाइम पर, और वो सेट एस ले लिया। उस सेट में रिलेशन डिफाइन किया मैंने दो एलिमेंट में, एक्स और वाई में, सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। क्या आपको ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे? हाँ, पानीपत का डेटा उठा लो, आपको मिल जाएंगे कौन कौन मैरिड कपल्स हैं। एक्स वाइफ होनी चाहिए किसकी? वाई की। एक्स फीमेल और वाई मेल, पेयर्स मिल जाएंगे। कितने ऑर्डर पेयर होंगे अभी मुझे क्या पता, वो तो डेटा पे डिपेंड करेगा। तो हमें मजदूरी नहीं करनी, हमें रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखना, हमें तो रिलेशन को समझना है। समझ लिया रिलेशन? क्या इस रिलेशन में एक्स कोमा एक्स बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। अगर एक्स कोमा एक्स बिलोंग कर गया तो मीनिंग क्या बनेगा? एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, नो वन कैन बी वाइफ ऑफ इट सेल्फ, है ना? तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ए बी रिलेट करेगा तो बी ए कर देगा? नहीं, एक्स वाई की वाइफ है तो वाई एक्स की वाइफ नहीं होगी, क्या होगी? होगा हस्बैंड। यहाँ पर ब्रदर कर दूंगा ना वाइफ की जगह, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, तो एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, देन वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स। होगा या नहीं होगा? अगर सेट ऑफ मेल हुआ तो होगा, सेट ऑफ पीपल हुआ तो बी कैन बी सिस्टर। नहीं समझ में? तो सिमेट्रिक इस बात पर डिपेंड करेगा, जनरली नहीं माना जाएगा। अभी तो वाइफ पे था, ट्रांजिटिव पे आ जाओ। रिफ्लेक्सिव नहीं है, एक्स एक्स की वाइफ नहीं हो सकती, एक्स वाई की वाइफ है तो वाई एक्स की वाइफ नहीं हो सकती, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव, हाँ या नहीं? अरे है ये ट्रांजिटिव, तुम भी वैसी बात करते हो बच्चों वाली। ये ट्रांजिटिव है भाई। नहीं नहीं, ये इस केस की तरह बन गया। आप प्रूव करके दिखा दो ये ट्रांजिटिव नहीं है। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो हमें ये पता है ना कि एक्स वाई से रिलेट करता है, वाई जेड से रिलेट करता है। तो एक्स जेड से रिलेट करेगा या नहीं करेगा, दो ही बातें होंगी। एक्स जेड से रिलेट नहीं करेगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा ना। तुम बोल रहे थे ना इसके अंदर ट्रांजिटिव नहीं है, मैंने क्या कहा था? एग्जाम्पल दो। तुमने एक मिनट, तुमने इसका इस क्वेश्चन में तुमने कहा कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, बोल दिया था ट्रांजिटिव नहीं है पहली बार। मैंने कहा था कि एग्जाम्पल दो, तुम्हें एग्जाम्पल मिला कोई? तुम एग्जाम्पल नहीं दे पाए। एग्जाम्पल देने का मतलब है ऐसा देना, ए बी और बी सी रिलेशन को बिलोंग करें पर ए सी बिलोंग ना करे। ऐसा एग्जाम्पल इसमें है ही नहीं। क्यों नहीं है ऐसा? सोचो, क्योंकि 1 3 से फिर 3 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर ही नहीं है। इसमें 1 3 है, फिर 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर है क्या? अगर मान लो जैसे देखो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर मैं लिख दूं 1 3 तो यहाँ हो जाएगा ट्रांजिटिव, और नहीं लिखता तो नहीं हुआ। पर ये दो कंडीशंस तो है ना जिसकी वजह से हम चेक भी कर पा रहे हैं। यहां पर तुमने चेक करके देख लिया, कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं मिला जिसमें ए बी और बी सी मिल जाए पर ए सी ना मिले, तो हम इसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव ही है। एक मिनट, ये बात क्लियर होगी ना? अच्छा पूछो। हाँ सर, जैसे इन दोनों सेट में वो आपने कहा हम प्रूव नहीं कर पा रहे, बट इन दोनों सेट में तो ये सिचुएशन होगी ना कि इसमें बीसी है ही नहीं। हाँ, तो वो तो ट्रांजिटिव, अगर बीसी है ही तो हम एसी को प्रूव कैसे करेंगे? तो फिर उसको हम ट्रांजिटिव कैसे बोल सकते हैं? मतलब ट्रांजिटिव एक मिनट सही है। देखो, आपने मुझे ये कहा है कि ए बी बिलोंग टू रिलेशन है, दो केस लिखता हूँ, ये हो गया। अब एक केस में बी सी बिलोंग टू रिलेशन मिलता है और एक केस में बी सी बिलोंग टू रिलेशन होता ही नहीं है, ये सेट में आता ही नहीं है। अब ए कॉमा सी बिलोंग टू रिलेशन हमें कब चेक करना होता है? जब ये दोनों हो जाए, तो या तो ये होगा या तो ये नहीं होगा, ऐसे ही होगा ना। देखो आप इस पर आ रहे हो ना, और देखो ये है और ये है तो ये नहीं है, तो बोल दोगे नॉट ट्रांजिटिव। सही है। जैसे एग्जांपल के लिए ये रहा 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 नहीं है। 1 2 है, 2 3 है और 1 3 भी है। मान लो मैंने 1 3 लिख दिया तो हो जाएगा। समझ में आई बात? अब यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब आप यहाँ पर मुझे क्या बोल रहे थे, अब बताओ। अब उसी बात को रिपीट करो, मैं वहीं पर ही आंसर दूँ। हाँ सर, तो मैं कह रही कि अगर उसमें बीसी मतलब जो रिक्वायर्ड है एसी वाले, वो नहीं है,
करेंगे कैसे? मतलब नहीं, आगे requirement ही नहीं है हमारे पास। हाँ, ये रिक्वायर्ड नहीं है ना, मतलब ये चाहिए हमें लेकिन है नहीं हमारे पास। ए बी है पर बी सी नहीं है, तो हम ए सी को चेक नहीं कर सकते। तो सर इसको ट्रांजिटिव बोल नहीं सकते। हाँ, अब आपने बोला कि हम इसको ट्रांजिटिव नहीं बोल सकते हैं, मैं बोलूँगा हम इसको ट्रांजिटिव नहीं है ये नहीं बोल सकते हैं, मतलब हम इसको ट्रांजिटिव ही बोलेंगे। अब ये क्यों, ध्यान से सुनना। मैथ इस बात का ना बहुत क्लियर कट आंसर देता है, बहुत साफ आंसर देता है। मैथ कहता है व्हाट इज ट्रांजिटिव, पढ़ो व्हाट इज ट्रांजिटिव, व्हाट इज ट्रांजिटिव, है ना। एक बात और बोलता है मैथ, नोट, ये भी पढ़ लेना व्हाट इज नॉट ट्रांजिटिव, कि नहीं। और मैं 10th क्लास से इवन स्टार्टिंग से जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं एक बात जरूर बोलता हूं बच्चों को, ये समझ लो आपको लाइफ में क्या नहीं करना है, तो जो बचा वो तो करना ही है ना फिर। तो ये देख लो कि आपको क्या क्या नहीं करना। इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू स्टडी व्हेन इट इज नॉट अ सेट रेदर देन व्हेन इट इज अ सेट। मैथ में डायरेक्ट चीजें कुछ नहीं समझाती। आप किसी चीज को समझना चाहते हो तो आप कहीं ना कहीं दिमाग में काउंटर करते हो, अच्छा वो एग्जांपल दो जिसमें ये ना हो, ताकि आप उसको और बेटर क्लैरिफाई अच्छे से समझ सको कि अच्छा बता दो कि कब नहीं आता, तो आप उस चीज को समझ लेते हो अच्छा कि उसमें क्रक्स क्या है। ट्रांजिटिव कब होता है, जब ए बी बी सी बिलोंग करते हैं और ए सी बिलोंग कर जाता है, ये ट्रांजिटिव होता है। और कब नहीं होता, जब ए बी बी सी करते हैं और ए सी नहीं करता। लेकिन तब क्या होगा, जब ए बी करे और बी सी करे ही ना। तो ये तो आपका ओपिनियन है ना कि उस केस में हम चेक नहीं कर सकते, ये तो आपका ओपिनियन है कि हम उसको ट्रांजिटिव कैसे बोलें। मैथ कहता है हम उसको ट्रांजिटिव कैसे ना बोलें, समझ रहे हो, आपका ओपिनियन आपके पास है। मैथ ओपिनियन कहता है कि हम उसको ट्रांजिटिव कैसे ना बोलें। ऐसा क्यों, देखो मैथ कहता है किसी चीज को नॉट ट्रांजिटिव कहने के लिए आपको इतना बड़ा प्रोसेस करना पड़ता है। आपकी ब्रेक बीच में लग गई, आगे तो जा ही नहीं पाए, यहीं पर ही ब्रेक लग गई, तो ट्रांजिटिव कहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं का तो वहां पर एग्जाम्पल मांगेंगे। एग्जाम्पल है ही नहीं है समझ में। अगर आपके पास एग्जाम्पल नहीं है तो यू कांट से कि ये चीज ट्रू नहीं है या फॉल्स नहीं है, बट जो भी जिसको भी आप प्रूव कर रहे थे आपके पास एग्जाम्पल है तो आप कह सकते हो। अभी क्लियर हुआ। तो व्हेन इट इज नॉट ट्रांजिटिव, व्हेन देयर, ये साइन किस चीज का था, व्हेन देयर एग्जिस्ट ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर, बी कोमा ए रिलेशन टू बिलोंग, एंड उसके बाद इंप्लाइज ए कोमा सी बिलोंग, गोल्डन रूल ऑफ मैथमेटिक्स, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। मैं प्रूव कर दूंगा, 2 - 3 ले जा खत्म। मैं हवा में बात नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि 2 में से 3 माइनस करो तो क्या आएगा, -1, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। यानी मुझे नॉट ट्रांजिटिव दिखाने के लिए ये चीज दिखानी पड़ेगी कि ए बी और बी सी करता है बिलोंग, लेकिन उसके बदले में ए सी बिलोंग नहीं करता, तभी हम इसको ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। और अब मैथ कहता है बहुत प्यारा सा वर्ड लो, अदरवाइज इट इज ट्रांजिटिव। अब कंफ्यूजन कहाँ, या तो ये कर दो तो ट्रांजिटिव नहीं है, अगर ये नहीं कर पाए तो फिर ये ट्रांजिटिव है, बीच में नहीं रहना। इसका मतलब ये सिचुएशन तो बीच में थी ना, तब ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, होगा। हम अपना ओपिनियन नहीं बना सकते। प्रॉब्लम यही है, जो फाई ए का सबसेट है ना, सीधा थोड़ा है फाई ए का सबसेट। सबसेट डायरेक्शन क्या होती है कि ए बी का सबसेट है, जब ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट है तो ए में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जब ए में, अच्छा ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है तो ए बी का सबसेट है, ये सबसेट की डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन उसके लिए ना जिस सेट में एलिमेंट हो, जब सेट में ही एलिमेंट नहीं है फिर डेफिनेशन ऑफ सबसेट दो मैथ की, तो मैथ के पास भी डेफिनेशन नहीं है। मैथ कहता है अच्छा ये दिखा लो वो सबसेट नहीं है, मैथ कहता है कि या तो कोई सबसेट होगा या तो सबसेट नहीं होगा। अब सबसेट है तो सारे एलिमेंट इसमें होंगे, और सबसेट नहीं है तो कम से कम एक मिलेगा ऐसा जो इसमें नहीं होगा। सबसेट नहीं है, मैंने कहा ए बी का सबसेट, तो ए में पक्का एक मिलेगा ऐसा जो बी में नहीं होगा। फाई में ढूंढना जरा, एक भी नहीं है। अगर फाई में कोई एक भी एलिमेंट मिल जाता तो फिर फाई ना रहता, वो फाई की कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगी, ऐसी जैसी होगी फाई की। अब फाई बेचारा, अब फाई परेशान है मैं सेट हूँ या नहीं हूँ। अरे भाई तू सेट नहीं है ये तो गलत ही है, तो तू सेट ही है फिर। कह मेरे को डेफिनेशन में डाला, भाई मैथ में ऐसी डेफिनेशन दी है कि कोई किसी का सेट बनता है तो उसके सारे एलिमेंट दूसरे में होने चाहिए।
लेकिन मैथ उनके बारे में तो बोलता ही नहीं है जिसमें कोई सेट ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है। तो फाई के फाई बेचारा रह गया, फाई है कि नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर ये केस रह गए। तो अब x इज वाइफ ऑफ y। अच्छा एक बात सोचना, ये ट्रांजिटिव, ये सिमेट्रिक नहीं था ना, ए बी था और बी ए नहीं था। क्यों कहा आपने? क्योंकि 1 3 था। तो अब ये हटा देता हूं मैं। अब बताना, अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो क्या बी ए बिलोंग कर रहा है आर को? हाँ, कहाँ ए बी कहाँ कर रहा है बिलोंग? ये तो ए और ए ही है, ध्यान से देखो तो बी कहाँ दिख रहा है आपको? ए और बी तो ए के इक्वल है, तो पर्टिकुलर केस हो गया। यहाँ तो ए और बी, और ये तो हमेशा ही करेगा, जब ए बी के हो तो हमेशा ही करेगा। ऐसे तो यहाँ भी आपको कुछ नहीं मिला, तो एग्जाम्पल तो नहीं मिला ना कि वो नहीं है, इसका मतलब वो है। अब इसी तरह से यहाँ पर x इज वाइफ ऑफ y, y इज वाइफ ऑफ z, इम्पॉसिबल है। y मेल होगा और मेल कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एनीवन, कोई भी मेल के लिए वर्ड वाइफ ही नहीं है, मेल के लिए तो हस्बैंड वर्ड है। तो अगर x और y में रिलेशन है तो y और z में रिलेशन कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब x का रिलेशन z तक जाएगा ही नहीं, y और z में नहीं जा रहा, तो x सिर्फ y से जा रहा है और y z में जा ही नहीं रहा। देखो मजा तब आता जब y z में जाता तो मेरे पास दो पक्का आंसर आते, दो आंसर पक्का आते, या तो एक, और दोनों आंसर क्या होते? एक्सक्लूसिव, और कंबाइंड नहीं होते, क्या एक्सक्लूसिव होते। या तो एक्स जेड आता या एक्स जेड नहीं आता। चलो मान लो एक्स जेड आ भी रहा है और एक्स जेड नहीं भी आ रहा है, तो भी मेरे डायलेमा में नहीं हूँ। जो एक्स जेड नहीं आ रहा वो मुझे काउंटर मिल गया ना, आता रहे क्या फ़र्क पड़ता है। 10 3 3 2, तो 10 2 तो नहीं करता ना, काउंटर मिल गया ना। और कितने सारे ट्रू मिल रहे थे, ए बी और बी सी मिला तो ए सी आ रहा है, ए सी आ रहा है तो या तो ए सी बिलोंग कर रहा है या तो बिलोंग नहीं कर रहा। मैं उनको ढूंढूंगा जो बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो काउंटर मिल गया, मेरे को प्रूव नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर काउंटर नहीं मिला तो प्रूव होगा, करो और होगा, पक्का होगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर इसमें क्या था? 1 3। तो ये क्या था? ट्रांजिटिव था, ट्रू। और x इज वाइफ ऑफ y ट्रांजिटिव है। क्लियर हुई बात? अगर मैं फादर कर दूं, बताओ ट्रांजिटिव होगा? x इज फादर ऑफ y, y इज फादर ऑफ z, पॉसिबल है या नहीं है? क्या x z का फादर होगा? ग्रैंड फादर हो जाएगा। तो क्या x और z में वो फादर वाला रिलेशन आया? इसका मतलब कैसा हो जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव। बिल्कुल मिल गया। अभी क्लियर हुआ? ठीक है, चलें आगे। लास्ट पार्ट, हाँ देखना, फोर्थ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेट आर बी और रिलेशन किस सेट पर है? नेचुरल नंबर 2। और ए रिलेट टू बी कब करता है? इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी इज, और ए और बी नेचुरल नंबर है। तीनों पार्ट चेक करने हैं, बताना किसने किया ये? तीनों पार्ट ट्रू है, बिल्कुल से किया था ये वाला, तीनों पार्ट ट्रू है। देखो फर्स्ट, ए रिलेट टू ए करेगा बिकॉज, बता रहा हूँ, ए रिलेट्स टू ए बिकॉज ए प्लस ए इज इक्वल टू 2 इंटू ए, एनी इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 इज, नहीं आया समझ में? तो यहाँ मैं और अच्छे से सुंदर से लिख सकता हूँ, इफ यदि ए से रिलेट करता है देन a plus a is to a which is even, therefore which is even कंडीशन ट्रू होगी, therefore a relates to a for all a belongs to, done. Second part, if a relates to a relates to b, then a plus b is even, then b plus a is also even. why? अरे छोटी मोटी बातें मत करो, ठीक है? तो b relates to a करेगा या नहीं करेगा? a plus b is even, तो b plus a भी। अब तीसरी कंडीशन, अब तुम यहां पर काउंटर ढूंढ के दिखाओ, मिल ही नहीं सकता। इफ a रिलेट्स टू b देन a प्लस बी इज इवन, एंड b रिलेट्स टू c देन b प्लस c इज इवन। तो a प्लस c भी क्या होगा? या तो होगा या तो नहीं होगा, या तो काउंटर मिल जाएगा या फिर काउंटर नहीं मिलेगा। बताओ एग्जाम्पल। ऐसे काउंटर नहीं मिल रहा, काउंटर सोचा कैसे तुमने?
उसको वो प्रूव कर देना। नहीं, प्रूफ तो हम बाद में करेंगे। वैसे वैसे सोचा कैसे काउंटर नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी बात बोलना, मतलब काउंटर नहीं मिलेगा उसके लिए ना केसेस। एक मिनट, जब हम ये बोल रहे हैं ना कि काउंटर नहीं मिलेगा, उसके लिए भाई पहले काउंटर करो तो। देख 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 मेरी बात सुन, यहाँ पर ना एनालिसिस की जरूरत है। रिपोर्ट मांगी जाएगी पूरी की पूरी। अगर सम इवन आ रहा है तो दोनों ओड हो सकते हैं, दोनों एक ओड इवन हो सकता है। इसका मतलब ए क्या होगा, या तो ओड या इवन। अगर ओड हुआ तो बी भी ओड होगा। अब बी ओड है तो सी को भी ओड होगा, क्योंकि सम तो इवन ही चाहिए। तो अब ए और सी भी क्या हो जाएंगे, ओड ओड, तो सम फिर भी इवन बन जाएगा। ए इवन हुआ तो बी को इवन होना पड़ेगा, बी इवन है तो सी को इवन होना पड़ेगा, तो ए और सी फिर से क्या बन जाएंगे। इसका मतलब ए प्लस सी डेफिनेटली क्या बनने वाला है। अब मेरे पास एक्सप्रेशन की कमी है, समझ तो आ गया है, लेकिन अब इसको एक्सप्रेशन लिख कर कैसे दिखाऊं, है कि नहीं है। ये तो हमने काउंटर देख लिया कि अब काउंटर मिल गया कि काउंटर नहीं मिल सकता। ऐसे सोचने से एनालिसिस प्रोसेस पूरा हो गया, मैंने सभी में ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिल सकता काउंटर, दैट मीन्स अब इसका प्रूफ होगा। ऐसे करते हैं दोनों को। अगर ये इवन है तो बताओ a प्लस बी 2m होगा या नहीं होगा। m कौन है, कूड़ा कचरा, सम इंटीजर लिख लेना। और b प्लस सी कौन होगा, 2n। n कौन है, कूड़ा कचरा। 10th क्लास याद आ जाती है मुझे, यूक्लिडियन लेमा, m और n जो रखते थे। दोनों को ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 प्लस n। a प्लस सी 2m प्लस n का नया नाम रख लूँ। कूड़े कचरे को हम वो करते ना, इकट्ठा करके एक में डाल देते हैं, इकट्ठा करके एक में डाल दिया, और इधर फिर से साफ सफाई का अभियान चालू है ना। नया अरे बी भी तो इंटीजर ही है। इसका मतलब मैंने क्या प्रूव कर दिया, a प्लस सी 2 का मल्टीपल है, एंड हेंस 2। समझ में आई बात, कल करेंगे बाकी। आज भी होमवर्क दूंगा, अभी भी कुछ बच्चों का सही से नहीं हो रहा।